हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पादप उत्तक संवर्धन जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था, हमने उसमें पादप उत्तक संवर्धन से रिलेटेड हम उसकी शब्दावली पढ़ रहे थे। उस शब्दावली में हमने जीव द्रव्य क्या होते हैं, कर्तोतक क्या होता है, इसके अलावा इसके अंदर भ्रूण कल्चर क्या होता है या केलस क्या होता है, उपसंवर्धन क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसी शब्दावली को हम आगे लेते हुए तो इसमें नेक्स्ट आता है हमारा पराग संवर्धन। पराग संवर्धन मैं पहले भी आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि कर्तोतक का मतलब क्या होता है, जो पादप का भाग जो संवर्धन के लिए यूज में लिया जाता है। पादप का भाग जो संवर्धन के लिए संवर्धन के लिए उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, कर्तोतक कहते हैं। तो यहाँ पर पराग संवर्धन में पादप का भाग, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम क्या क्या ले सकते हैं, सारे अंग ले सकते हैं, परागकण ले सकते हैं, एम्ब्रियो ले सकते हैं, भ्रूण ले सकते हैं और भ्रूणपोष ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पर पराग संवर्धन का मतलब है कि जिस पदार्थ, और कर्तोतक क्या करता है, ठीक है, हम वापस उसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में हम जब नया प्लांट बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब में कहाँ पर, कृत्रिम माध्यम पर, हमारे द्वारा बनाया गया माध्यम है जिसमें सभी पोषक पदार्थ होते हैं। इस माध्यम को यहाँ रखते हैं और प्रयोगशाला में जब हम नए पादप तैयार करते हैं तो उसकी जो तकनीक है वो पादप उत्तक संवर्धन कहलाती है। तो यहाँ हम एक्सप्लांट के रूप में या कर्तोतक के रूप में क्या क्या रख सकते हैं, जो कोशिका रख सकते हैं, अंग रख सकते हैं, अंग के टुकड़े रख सकते हैं, परागकण रख सकते हैं, भ्रूण रख सकते हैं। तो इससे एक सेल या इससे जो नया पादप बनता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, हम उसको कहते हैं कल्चर करना या संवर्धन करना। ठीक है, तो पराग संवर्धन, पराग कणों को जो किसी भी पादप के पराग कणों को पोष माध्यम पर रखा जाता है, पोष माध्यम पर रखा जाता है। पहले हम ये देखें कि ये पराग क्या है, पराग कण है। ठीक है, पराग कण जो होते हैं कहाँ से बनते हैं, फ्लावर के अंदर ये परागकोश होते हैं जिनमें परागकण बनते हैं। और कौन से विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, अगुणित रहती है। तो अब जब इन परागकणों को अगर हम पोष माध्यम पर रखेंगे और इससे जो नया प्लांट बनेगा ये क्या होगा, अगुणित पादप होगा। तो अगुणित पादपों को बनाने के लिए भी पराग संवर्धन किया जाता है। ठीक है, तो पराग संवर्धन, अगुणित पादपों का उत्पादन किया जाता है, पादपों का उत्पादन किया जाता है। वापस रिपीट कर देती हूँ, ये क्या चीज है, अगर कर्तोतक के रूप में हम क्या रखते हैं, पराग कणों को रखते हैं। परागकण क्या होते हैं, परागकण कहाँ से बनते हैं, ये क्या है, हमने लास्ट ईयर देखी है स्ट्रक्चर इसकी, पुष्प के अंदर ये क्या चीज है, पुंकेसर, और इन पुंकेसरों के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। कौन से विभाजन से बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से, जिसके कारण परागकणों में गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, आधी संख्या हो जाती है। ठीक है, और इस आधी संख्या को हम क्या कहते हैं, अगुणित। ठीक है, तो परागकण ऑलरेडी अगुणित है। इन परागकणों को जब हम इन पोष माध्यम पर रखेंगे और इनसे नया जो प्लांट बनेगा वो भी क्या होगा, अगुणित। तो क्वेश्चन आता है इस पर, आप मार्क बना ले यहाँ पर, अगुणित पादपों के उत्पादन के लिए किसका संवर्धन किया जाता है, पराग संवर्धन किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पराग संवर्धन। नेक्स्ट आता है
विभज्योतक संवर्धन, विभज्योतक संवर्धन। विभज्योतक क्या होते हैं? मोस्टली हम विभज्योतक की बात करें, संवर्धन का जैसे अपन ने परागकणों का पोष माध्यम पर संवर्धन किया जाता है तो हम उसे पराग संवर्धन कहते हैं। ऐसे ही विभज्योतक क्या होते हैं? उत्तक होते हैं, ठीक है। और उन उत्तकों का संवर्धन किया जाता है पोष माध्यम पर तो हम उसे क्या कहते हैं? विभज्योतक संवर्धन कहते हैं। अब विभज्योतक की पाठ हमने शुरू में जब हमारे 11th क्लासेस में शुरू में पढ़ा है हमने कि सबसे ऊपर जो ऊपर का जो पार्ट होता है हम उसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं, ठीक है। बी और जो साइड का होता है हम उसे क्या कहते हैं? लेटरल या पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। और दोनों के बीच का होता है हम उसे इंटरकैलरी अंतर्वेशी विभज्योतक कहते हैं। तो मोस्टली इन दोनों का यूज कम, लेकिन जो शीर्षस्थ विभज्योतक है उसका उपयोग किया जाता है। अब है कि विभज्योतक उत्तक शीर्षस्थ विभज्योतक जो होते हैं ये इनमें क्या होता है? विभज्योतक के उत्तक में सेल डिवीजन की क्रिया जो है, कोशिका विभाजन जो है वो ज्यादा होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया, क्योंकि ऊपर का भाग ही ऊपर बढ़ने के लिए या साइड वाला पार्ट साइड की मोटाई को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर भी विभज्योतक के संवर्धन में कोशिका विभाजन की रिएक्शन होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है तो यहाँ कोई भी रोग वगैरह अटैक का जो पोर्शन है ये नहीं होता, तो और वायरस वगैरह ये यहाँ पर अटैक नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में ये जो होते हैं वो थोड़े शुद्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक का यूज करते हैं। मोस्टली शीर्षस्थ रूट में भी प्रेजेंट, और रूट अगर मूल की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ ऊपर की तरफ ये शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिकाएं होती है जो मूल गोप के बाद ये जो होती है ये विभज्योतक है। लेकिन मोस्टली हम इसके संवर्धन के लिए जिसका यूज करते हैं वो है शूट अपाइसेस, है ना। शूट अपाइसेस का मतलब है प्ररो मतलब होता है स्टेम या तने का अग्रभाग। शूट टिप का हम उसका उपयोग करते हैं। या कौन सा विभज्योतक हो गया है? ये प्ररोहाग्र विभज्योतक हो गया, हम इसका यूज करते हैं। और मोस्टली जो वायरस फ्री प्लांट बनते हैं वो वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विभज्योतक संवर्धन का यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा आपको अगुणित पादप तैयार करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पराग संवर्धन का उपयोग करते हैं। ऐसे ही वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए हम विभज्योतक संवर्धन का उपयोग करते हैं। फिर एक और लाइन आती है पूर्ण शक्तता, है ना। पूर्ण शक्तता का मीन्स क्या होता है? पूर्ण शक्तता, हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी होती है, हर एक सेल में ये क्षमता होती है कि वो नया पादप तैयार कर सकते हैं। उसकी इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? प्लांट की किसी सेल में, कोशिका में नया पादप तैयार करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? पूर्ण शक्तता कहलाती है। टोटिपोटेंसी, या हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण शक्तता। किसी भी पादप कोशिका में संवर्धन से नए पादप बनाने की जो क्षमता है उसको हम पूर्ण शक्तता कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार छोटे क्वेश्चन में आता है पूर्ण शक्तता किसे कहते? तो किसी भी कोशिका में संवर्धन से नए पादप बनाने की जो क्षमता है हम उसको पूर्ण शक्तता कहते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा। अब हम आते हैं हमारे पोष माध्यम में। पोष माध्यम कृत्रिम माध्यम बनाया जाता है। मोस्टली जो पोष माध्यम यूज किया जाता है
और शिंगे और मुरे का MS मीडियम कहते हैं, हम उसको MS माध्यम कहते हैं, इसको यूज किया जाता है। पोष माध्यम वो होता है जिसमें भी सभी आवश्यक पदार्थ होते हैं जो किसी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम अभी इतनी बार बात कर चुके हैं कि प्रयोगशाला में पोष माध्यम रखा जाता है। ये पोष माध्यम है जिनके ऊपर हम कर्तोतक को रखते हैं। तो ये पोष माध्यम जो है इसमें सभी न्यूट्रिएंट मोस्टली क्या MS मीडियम जो है वो यूज में लिया जाता है। और पोष माध्यम की अगर हम परिभाषा लिखें तो जिस माध्यम पर हम कर्तोतक को या अंगों, उत्तकों या कोशिकाओं को संवर्धित करते हैं, उससे नया पादप तैयार करते हैं, वो माध्यम कहलाता है पोष माध्यम। इसमें भी सभी MS मीडियम जैसे एक सिंपल सा कितनी ग्लूकोज चाहिए, कितनी और दूसरी शुगर चाहिए, कितना इसमें प्रोटीन चाहिए, वो सारा पार्ट, इसमें कौन से हार्मोन्स चाहिए, वो सारे पार्ट इस मीडियम में मिक्स होते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? पोष माध्यम कहते हैं। अब है कि पोष माध्यम जो है, पोष माध्यम तो हमने रख दिया, लेकिन पोष माध्यम रखने से पहले संवर्धन, ठीक है, पोष माध्यम में जो पदार्थ यूज में लिए जाएंगे वो सारे मिक्स होकर इस मीडियम को बना लेंगे। अब है कि पोष माध्यम में रखने से पहले इनको क्या किया जाता है, जो भी पदार्थ हम यूज में ले रहे हैं, जैसे पोष माध्यम हम यूज में ले रहे हैं तो उसको पदार्थ को जो है उनको एसेप्टिक किया जाता है, जर्महीन या निर्जमीकृत किया जाता है। निर्जमीकृत किया जाता है। निर्जमीकृत का मतलब होता है, जर्महीन का मतलब होता है उन्हें किसी भी रोगाणु या हम ये कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। सूक्ष्म जीवों से मुक्त। बहुत सारे पदार्थ हमने इकट्ठे कर लिए, उनको बना दिया, लेकिन किसी जीवाणुओं ने उन पर अटैक कर दिया तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसके लिए इसको सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए इसको कितना 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच है ना, प्रति वर्ग इंच 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का उस पर क्या लगाया जाता है? दाब लगाया जाता है। ठीक है, इसका प्रेशर दिया जाता है और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव क्या होता है? एक तरह से प्रेशर कुकर जैसा ही होता है, जिनमें इस पदार्थ को रख दिया जाता है और पर रखने के बाद इनको अच्छी तरह से 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको घुमाया जाता है। और घुमाने से क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह इन्होंने ग्रो कर लिया हो या वायरस किसी ने ग्रो कर लिया हो, तो ऐसी कंडीशन में उन सब को क्या कर, वो सब वहीं पर मर जाएंगे। उस टेम्परेचर पर इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर उनको दिया जाता है। इसके अलावा और क्या किया जाता है? जो भी टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क या दूसरी नलियां, ये सारी जो यूज में आ रही हैं, उनको भी क्या किया जाता है? ऑटोक्लेव किया जाता है। इन ऑटोक्लेव करने से क्या होगा? इनके अंदर भी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह किसी का इन्फेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में ये भी खत्म हो जाए। तो पहले इनको करके इसके अंदर इनको भर लिया जाता है और इस तरह हम इसको कहते हैं। अच्छा, जो कर्तोतक हम यूज में ले रहे हैं, जो अंग हम यूज में ले रहे हैं, जैसे परागकण लिया, जैसे विभज्योतक लिया, उस अंग को भी क्या किया जाता है? सतही निर्जमीकृत किया जाता है। उसको सतह से निर्जमीकृत करना उसको कहते, ताकि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाए। तो ये है पोष माध्यम, और पोष माध्यम को क्या क्या किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पात्रे संवर्धन। पात्रे संवर्धन का मीन्स होता है इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 2 मीन्स बताए थे, इन विट्रो और इन वीवो, है ना। तो इन विट्रो
का मीन्स होता है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम संवर्धन, कृत्रिम पोष माध्यम पर पादप को संवर्धित करना। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि प्रयोगशाला यानी कृत्रिम परिस्थितियों में, प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में किसको संवर्धित करना? अंग उत्तक, ठीक है, अंग उत्तक या कोशिकाओं। प्रयोगशाला में अंग उत्तक या कोशिकाओं को कृत्रिम पोष माध्यम पर संवर्धित करना क्या कहलाता है? पात्रे तकनीक कहलाती है। इसमें इन कोशिकाओं की क्या होनी चाहिए? पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। इन कोशिकाओं में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो एक नया पादप तैयार कर सके। तो ये हुआ पात्रे संवर्धन। लेकिन पात्रे संवर्धन में तकलीफ कहाँ आती है? पहली तकलीफ ये आती है कि अगर इस पोष माध्यम पर किसी तरह का संक्रमण हो गया हो या अंग उत्तक या कोशिकाओं पर किसी तरह का संक्रमण हो जाए ना, कि पोष माध्यम हो या उन पर जीवाणु या कोई भी सूक्ष्म जीवी हो तो उनका अटैक हो जाए, तो इन ऐसी कंडीशन में जब पात्रे संवर्धन होता है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि प्रयोग जो भी पोष माध्यम लिया है, जो भी कर्तोतक हमने लिए हैं, ये सारे क्या होने चाहिए? सूक्ष्म जीवियों से मुक्त होने चाहिए। कोई भी सूक्ष्म जीव इस पर अटैक नहीं होना चाहिए। पहली समस्या ये आती। और दूसरी ये आता है, दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इनको पोष माध्यम पर रखें तो ये वहां पर वृद्धि करनी चाहिए, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। ये दो समस्याएं हैं। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम पोष माध्यम, ये पोष माध्यम जो हमने रखा है, इस पोष माध्यम को अगर हम कोई भी रोगाणु जमीन पर अटैक करता है या हम इसको संदूषण से बचा ले, इस पोष माध्यम को संदूषण से बचा ले, ठीक है, तो अपने आप यहाँ जो भी एक्सप्लांट रखेंगे, जो भी कर्तोतक यहाँ रखेंगे, वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो हमारी पहली है कि सभी पोष माध्यम व कर्तोतक को जीवाणु मुक्त करना या सूक्ष्म जीवी मुक्त करना। और दूसरी हमारी समस्या ये है कि इनको मुक्त रखना। इसके अलावा क्या करना कि जो कोशिका या कर्तोतक की वृद्धि होना, क्योंकि कर्तोतक की वृद्धि होगी जब भी यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल बनेगी, जिसको हम केलस कहेंगे। केलस बनेगा तो उसके बाद उसमें क्या बनेगा? उसमें ऊपर की तरफ प्रांकुर और नीचे की तरफ मूलांकुर बनेंगे। तो हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट ये हुई कोशिका या कर्तोतक की वृद्धि होना। ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट हमारे पास हो गई। तो अब इसके लिए हमारे पास इन दो समस्या के निराकरण के लिए हमारे पास ये है कि हम इनको कौन सी दो बातों का हम ध्यान रख सकते हैं कि ये अगर हम पहली वाली बात का ध्यान रखते हैं तो दूसरी वाली बात तो अपने आप सही हो जाती है कि पोष माध्यम व कर्तोतक को सूक्ष्म जीवी मुक्त करना। तो हम इसको किस तरह सूक्ष्म जीवी मुक्त करें? तो पहला इसमें है सतही रोगाणुनाशन। सतही रोगाणुनाशन, ठीक है। सतही रोगाणुनाशन का मीन्स है कि हम क्या करें, कोई भी कर्तोतक जो हमने लिया है, कर्तोतक का मतलब जड़, तना, मूल, जड़, तना, पत्ती, पराकण, ये सब जो हमने लिए हैं उनको क्या करें? सूक्ष्म जीवी से मुक्त करें। सूक्ष्म जीवी से मुक्त करें। इसके लिए कोई भी बैक्टीरिया इन पर अटैक किया हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है हम वो ले सकते हैं। या KNO3 का सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। इनके ऊपर छिड़क दे और इनकी सतह पर, जैसे ये कोई एक टुकड़ा है और इस टुकड़े को हम एक्सप्लांट के रूप में या कर्तोतक के रूप में यूज ले रहे हैं, तो इनकी जो सतह है इसको किससे अच्छा धो दे? इन पदार्थों से अच्छा धो दे। इन धोने से क्या होगा?
दोनों ये निर्जमीकृत हो जाएंगे, स्टेलाइज हो जाएंगे, और इनके ऊपर जो भी जीवाणु है, जो भी रोगाणु है, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम इंटरनली इनको धो नहीं सकते, तो हम इनका क्या करते हैं, सतही रोगाणुनाशन करते हैं, सरफेस स्टेलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और इनकी जो सतह होगी वो सूक्ष्म जीवियों से मुक्त हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, सतही रोगाणुनाशन। दूसरा हमारे पास आता है रोगाणुनाशन। रोगाणुनाशन ये हम किसके लिए, जो संवर्धन के लिए जो वस्तुएं हम यूज कर रहे हैं, संवर्धन के लिए काम आने वाले उपकरण, जो उपकरण हमारे काम आ रहे हैं, टेस्ट ट्यूब हो या फ्लास्क हो, ठीक है, पोषक पदार्थ हो, जो भी उपकरण या पोषक पदार्थ हो, ये यूज आ रहे हैं, इनका क्या करते हैं, इनका रोगाणु नाशन करते हैं। इनको पहले पदार्थों से धोते हैं, तो सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराते हैं, पहले पदार्थों से धोते हैं, फिर उनको 121 डिग्री टेम्परेचर पर ऑटोक्लेव करते हैं। तो जितना भी सारा इसके अंदर जो सूक्ष्म जीवी वगैरह हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निर्जमीकरण या रोगाणु नाशन कहते हैं। तो आज हमने हमारे वीडियो में जो बची थी शब्दावली, आज हमने उसको पूरा किया है। हमने स्टार्ट किया था पराग संवर्धन से। पराग संवर्धन अगर कल्चर मीडियम पर, पोष माध्यम पर अगर पराग कणों को संवर्धित किया जाता है तो हम उसे पराग संवर्धन कहते हैं। अगर हम उसकी जगह पर स्टेम के या रूट के किसी ऊपरी भाग, जिसको हम प्ररोहाग्र कहते हैं, उस भाग को, वो भाग क्या होता है, रोगाणु मुक्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर उसका संवर्धन करें तो हम जो पादप बनेंगे वो भी रोगाणु मुक्त होंगे। तो हम एक शब्द में उसको कह सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए हम बीजोत्तक संवर्धन करते हैं। इसके बाद हमने देखा था टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता होती है किसी भी पादप कोशिका में संवर्धन से नया पादप बनाने की जो क्षमता है उसको हम पूर्ण शक्तता कहते हैं। पात्र संवर्धन देखा था कि प्रयोगशाला में कृत्रिम पोष माध्यम पर अगर कर्तोत्तक से पूर्ण पादप तैयार किया जाता है तो हम उसे पात्रे संवर्धन कहते हैं। इसके लिए दो हमारे पास समस्याएं आती है कि पात्रे संवर्धन के समय क्या क्या बाहर से रोगाणुओं का इनका अटैक जल्दी हो जाता है माध्यम पर, और उन पदार्थों पर, उन उपकरणों पर जल्दी हो जाता है। तो ये समस्या रहती है जिससे उनकी ग्रोथ प्रभावित होती है, जिससे पादप कोशिका वृद्धि नहीं कर पाती है। तो इन दोनों समस्याओं के निराकरण के लिए हमने दो यहाँ पर सतही रोगाणुनाशन और रोगाणुनाशन, अगर कर्तोत्तक, जड़, तना, पत्ती, परागकण, भ्रूणपोष, इनको अगर उनकी सतह को जो सतह मोस्टली इनकी क्या होती है, सतह संक्रमित होती है, तो इनको हम क्या करें, इनको ऐसे पदार्थों से इनको स्टेलाइज करें, निर्जमीकृत करें कि वो जीवाणुओं से हट जाए, उनकी सतह को निर्जमीकृत किया जाता है, उसको सतही रोगाणुनाशन कहते हैं। और रोगाणुनाशन अगर संवर्धन के लिए जो काम आने वाले उपकरण हैं, पोष माध्यम है, अगर उनको निर्जमीकृत किया जाता है, 121 डिग्री टेम्परेचर पर ऑटोक्लेव किया जाता है, GNO3 से इनको धोया जाता है, तो उससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, वो मर जाते हैं। तो उनको कहते हैं हम रोगाणुनाशन की क्रिया। तो यहाँ तक हमने इनकी शब्दावली देखी। अब हमारे पास इस चैप्टर में पादप उत्तक संवर्धन की विधियां हैं, जिसमें हमारा अंग संवर्धन है, पराग संवर्धन है और भ्रूण संवर्धन है। 3 प्रकार के संवर्धन है। इसके बाद हम इनकी उपलब्धियां पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका एग्रीकल्चर में। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक और हैं, अंग संवर्धन, भ्रूण संवर्धन और पराग संवर्धन। इसके अलावा एक और है कोशिका संवर्धन, और फिर इसका कृषि में महत्व। तो आप वीडियो को देखना जारी रखें ताकि आप आगे के वीडियो भी समझ पाएं, नहीं तो अगर एक बार अगर बीच में चूक गए तो आपको वीडियो समझ नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।